हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैथ गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है अवकलन अथवा डिफरेंशियल। तो सबसे पहले अवकलन की परिभाषा जानेंगे हम। तो देखिए, अवकलन क्या है। अवकलन का मतलब होता है, यदि हमारे पास माना कि दो चर हैं, एक चर x है, एक चर y है, तो एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर अवकलज को निरूपित करती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होती है, परिवर्तन की जो दर होती है, वो अवकलज को प्रदर्शित करती है, या इस प्रकार की बात को अवकलज कहा जाता है। अब ध्यान दें, परिवर्तन कैसे होता है। जैसे एक चर राशि का मतलब x में या y में x के सापेक्ष परिवर्तन करना है, चर फलन y में x के सापेक्ष परिवर्तन करना है, तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो गणितीय रूप में लिखा जाएगा dy/dx। ध्यान देने की बात है, चर फलन y में x के सापेक्ष परिवर्तन कर दिया तो इसको गणितीय रूप में लिख दिया dy/dx। और dy/dx का मतलब हो गया चर फलन y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब देखिए, ध्यान दें कि यहाँ परिवर्तन को d प्रदर्शित कर रहा है। मतलब परिवर्तन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पूर्ण परिवर्तन और एक होता है आंशिक परिवर्तन। पूर्ण परिवर्तन में तो स्मॉल d आएगा, ध्यान दें, और आंशिक परिवर्तन में डेल आएगा, इस तरह से dy/dx। इसका मतलब हो जाएगा कि चर फलन y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो आंशिक परिवर्तन की दर dy/dx प्रदर्शित करेगा। ध्यान दें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि चर फलन y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को dy/dx द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसको dy/dx, अगर इसके विपरीत इसको ऐसे लिखा जाए dx/dy, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चर फलन y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, चर फलन x में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो इस तरह से अवकलज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः देख लें। माना कि दो चर फलन है हमारे पास, अब दोनों चर फलन कोई भी हो सकते हैं। अब मैंने मान लिया कि दो चर फलन, एक x है और एक y है, तो एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वही अवकलन को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए, अवकलन देखो, अवकलन के कई प्रकार, कई टाइप होते हैं। जैसे प्रथम क्रम का अवकलज। प्रथम क्रम का अवकलज का मतलब होता है कि दिए गए फलन का एक बार अवकलन करना है, प्रथम क्रम का अवकलज कहलाएगा। यदि दिए गए फलन का दो बार अवकलन कर दें तो द्वितीय क्रम का अवकलज कहलाएगा। यदि दिए गए फलन का तीसरी बार अवकलन कर दें तो तृतीय क्रम का अवकलज कहलाएगा। इस तरह से ही बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, प्रथम क्रम के जो अवकलज हैं उनके प्रतीक अपन के सिलेबस में 5 टाइप के हैं। सबसे पहले प्रथम क्रम के अवकलज के जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों में सबसे पहला प्रतीक आता है dy/dx। ये भी प्रथम क्रम का अवकलज है, ध्यान दें, प्रथम क्रम का अवकलज है dy/dx। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसका मतलब होता है चर फलन y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या लिखा जा सकता है चर फलन y में x के सापेक्ष अवकलन करना है। चर फलन y में x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो dy/dx भी होता है यदि फलन आपको f(x) के रूप में दिया गया हो और उसका एक बार अवकलन करें तो एक बार अवकलन का प्रतीक होगा f'(x). ठीक है, dy/dx भी प्रथम क्रम के अवकलज को प्रदर्शित कर रहा है।
एफ डैश एक्स भी प्रथम क्रम के अवकलज को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद देखिए बाई डैश बाई के ऊपर जो डैश है ये भी प्रथम क्रम के अवकलज को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद देखिए बाई के सफिक्स में 1 है तो ये भी प्रथम क्रम के अवकलज को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद कैपिटल डी बाई ये भी प्रथम क्रम के अवकलज को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ कैपिटल डी एक संकारक है और डी का मतलब d अपॉन dx होता है। यदि d के स्थान पर d अपॉन dx लिख दें तो ये dy अपॉन dx बन जाता है। तो कहने का मतलब प्रथम क्रम के अवकलज के 5 प्रतीक हो गए ओवरऑल। आपको याद रखना है dy अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन किया dy अपॉन dx, f डैश x, y डैश, y1, कैपिटल dy। तो ये प्रथम क्रम के अवकलज हो गए। इनके 5 प्रतीक है। किसी भी प्रतीक में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न कह दिया जाए कि f ऑफ x बराबर sin x हो तो f डैश x ज्ञात कीजिए, तो आपके माइंड को आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि एक बार अवकलन करना है। ठीक है। उसके बाद ध्यान दें, अगर द्वितीय क्रम के अवकलज की बात करें तो द्वितीय क्रम के अवकलजों के जो प्रतीक होंगे d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, f डबल डैश x बाई 2 बाई डबल डैश बाई 2 कैपिटल d स्क्वायर बाई। ध्यान रखें d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर का मतलब होता है d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर का मतलब है d अपॉन dx dy अपॉन dx। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर को इस तरह से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये प्रथम क्रम का अवकलज है, ये प्रथम क्रम के अवकलज के प्रतीक हो गए, ये द्वितीय क्रम के अवकलज के प्रतीक हो गए d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, f डबल डैश x, f बाई डबल डैश बाई 2 d2 बाई। तो इस तरह से इसी प्रकार तृतीय क्रम के अवकलज को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तृतीय क्रम का अवकलज होगा dq बाई अपॉन dx क्यूब, f ट्रिपल डैश x बाई ट्रिपल डैश बाई 3 dq बाई। इसी तरह से 4 क्रम का अवकलज भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हम ध्यान दें, प्रथम क्रम के अवकलजों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और जब आपको प्रथम क्रम के अवकलजों की पूरी जानकारी हो जाएगी तो द्वितीय क्रम के अवकलजों में कोई दिक्कत नहीं है, न तृतीय क्रम के अवकलजों में कोई समस्या है। अब देखिए एक बार पुनः समझें। मैंने सबसे पहले आपको अवकलन की डेफिनेशन बताई। अवकलन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 चर फलनों में एक चर फलन का दूसरे चर फलन के सापेक्ष परिवर्तन की दर अवकलन को प्रदर्शित करती है। अवकलन किसी भी क्रम का हो सकता है। प्रथम क्रम का अवकलज जिसमें अवकलन एक बार करना पड़े, द्वितीय क्रम का अवकलज जिसमें अवकलन 2 बार करना पड़ता है, तृतीय क्रम का अवकलज जिसमें अवकलन 3 बार करना पड़ता है, n क्रम का अवकलज जिसमें अवकलन n प्रकार से करना होता है। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे ध्यान दें, जैसे एक बार मैं आपको और जैसे dy अपॉन dx की चर्चा की हमने, dx अपॉन dy की चर्चा की, ऐसे ही जैसे मैं और लिखता हूं d थीटा अपॉन dt, इसका मतलब होगा कि t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ध्यान रखें, जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है, और जिसमें परिवर्तन करना होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब हो जाएगा थीटा में t के सापेक्ष परिवर्तन किया जा रहा है, या लिखा जा सकता है कि थीटा का t के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे और एग्जांपल की तौर से dx अपॉन d थीटा लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन किया जा रहा है। जिसके सापेक्ष परिवर्तन किया जाता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो थीटा, इसको ऐसे तो बोला है मैंने अभी कि x में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर या x का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ध्यान दें। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अवकलज के प्रथम क्रम के अवकलजों के 5 प्रतीक हैं, द्वितीय क्रम के अवकलजों के भी 5 प्रतीक हैं, तृतीय क्रम के अवकलजों के भी 5 प्रतीक हैं। वो 5 प्रतीक आपको आने चाहिए।
जैसे प्रथम क्रम का आ जाएगा, तो ऐसे ही ये आगे तो इसी सिमेट्री से बढ़ते चले जाएंगे। प्रथम क्रम के अवकलजों में dy/dx भी प्रथम क्रम का अवकलज है, f' भी प्रथम क्रम का अवकलज है, y' भी प्रथम क्रम का अवकलज है, y1 भी प्रथम क्रम का अवकलज है, कैपिटल dy प्रथम क्रम का अवकलज है। जहां d ऑपरेटर है, संकारक है, d की वैल्यू एक्विवेलेंट d/dx होती है। उसके बाद ध्यान दें, अवकलन दो तरह से किया जाता है। सबसे पहले अवकलन करने की जो विधि आई, उस विधि का नाम था प्रथम सिद्धांत। तो सबसे पहले अवकलन करते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो देखिए, प्रथम सिद्धांत से अवकलन अपन ने प्रथम सिद्धांत से अवकलन, सबसे पहले अवकलन करने की कौन सी विधि आई? प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने की। इसके बाद कौन सी विधि आई? मानक सूत्रों से अवकलन। मानक सूत्रों से अवकलन कहने का मतलब जो नंबर 2 मेथड है, ये कोई स्पेशलाइज्ड मेथड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अवकलन करने की जिस विधि, जो विधि डेवलप हुई, उस विधि का नाम प्रथम सिद्धांत है। प्रथम सिद्धांत से अवकलन जैसे जैसे हम करते गए, वही बाद में मानक सूत्र बन गए। कहने का मतलब जो भी रिजल्ट हम याद करेंगे, मानक सूत्रों के रूप में याद करेंगे, वो प्रथम सिद्धांत की देन है। क्योंकि प्रथम सिद्धांत से यदि प्रत्येक फलन का अवकलन किया जाएगा तो आपका बहुत ज्यादा समय खर्च होगा और जटिल भी है। और जैसे जैसे अपन की कुछ मानक बातें हैं, मानक फलन हैं, उनके फलन प्रथम सिद्धांत से हमने अवकलन करके और वही बाद में मानक सूत्र बन गए। तो ध्यान दें, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने की प्रक्रिया आपने कक्षा 11th में पढ़ ली। प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने की प्रक्रिया का अध्ययन आपने पिछली कक्षा 11th कक्षा में पढ़ लिया। तो आपने वहां ये रिजल्ट निकाले होंगे कि भाई sin x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन cos x आया। अब वो कैसे आया, एक बार मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि जिस फलन का आपको अवकलन करना हो, उसको सबसे पहले y के बराबर मानते हैं। माना कि sin x का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है और प्रथम सिद्धांत से करना है, तो दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे। कहने का मतलब y बराबर sin x लिख दिया जाएगा और समीकरण 1 अंकित कर दिया जाएगा। उसके बाद y के संगत डेल y की वृद्धि की जाएगी और x के संगत डेल x की वृद्धि की जाएगी। कहने का मतलब ये होगा कि y के स्थान पर y प्लस डेल y लिखा जाएगा और x के स्थान पर x प्लस डेल x लिखा जाएगा। लिखने के बाद समीकरण 2 आ जाएगा, y प्लस डेल y बराबर sin x प्लस डेल x। इसको समीकरण 2 अंकित कर दिया जाएगा। उसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया जाता है। घटाने पर कन्फर्म LHS साइड में डेल y बचती है, तो घटाने पर आता है डेल y बराबर sin x प्लस डेल x माइनस sin x। उसके बाद दोनों पक्षों में डेल x का भाग लगाया जाता है और अगले स्टेप में दोनों पक्षों में लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लिमिट लगाई जाती है और इस तरह से फिर कैलकुलेशन करते हैं। लिमिट की बातों का अध्ययन भी आपने पिछली कक्षा में कर लिया है। तो इस तरह से अपन उसको सॉल्व करते चले जाते हैं और लास्ट में sin x का रिजल्ट आ जाता है cos x। तो कहने का मतलब सबसे पहले अवकलन करने की कौन सी विधि आई? प्रथम सिद्धांत। और प्रथम सिद्धांत से जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेरेशन होते गए, उन्हीं रिजल्टों को बाद में मानक सूत्र मान लिया गया। क्योंकि प्रत्येक फलन का अवकलन यदि प्रथम सिद्धांत से करें तो समय बहुत लगता है, जटिल विधि है। और अगर कुछ मानक फलनों का को अपन याद कर लें, मानक फलनों के सूत्रों को याद कर लें, तो बहुत आसान हो जाता है अवकलन करना। तो कहने का मतलब मेन विधि तो प्रथम सिद्धांत ही है। प्रथम सिद्धांत से ही मानक सूत्र बने हैं। तो आपको मानक सूत्र यहाँ मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पिछली कक्षा में आपने इस बात को पढ़ लिया है और आपने इस तरह के रिजल्ट निकाले हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट ध्यान दें, सबसे पहला रिजल्ट है
सबसे पहले रिजल्ट है पहला फॉर्मूला, मानक सूत्रों से जो पहला फॉर्मूला है वो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ध्यान दें, देखो 6 तो साधारण त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के सूत्र आपको याद रखने हैं। ये सारे सूत्र प्रथम सिद्धांत से ही आए हैं। 6 इनवर्स फलनों का अवकलन भी आपको याद करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का। तो 6 तो साधारण हो गए, 6 इनवर्स हो गए, टोटल मिला के 12 हो गए। तो 12 तो ये याद करने। इसके अलावा 3-4 फॉर्मूले और हैं, जैसे e की पावर x है, a की पावर x है, x की पावर n है, log x है, अंडर रूट x है, 1/x है। तो इस तरह से 5-7 फॉर्मूले और याद रखने हैं और इनके अलावा कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इनको देखो, अगर आपको डायरेक्ट याद है कि sin x का अवकलन cos x है, तो प्रथम सिद्धांत में तो आपको पता होना चाहिए कि sin x का प्रथम सिद्धांत से जब अवकलन करते हैं तो कम से कम 2-3-4 मिनट लग जाती हैं। इसलिए ये जटिल विधि है और समय भी ज्यादा बर्बाद होता है। इसलिए गणितज्ञों ने बाद में प्रथम सिद्धांत को इतनी वरीयता नहीं दी और प्रथम सिद्धांत से जो रिजल्ट उन्होंने प्राप्त किए उन्हीं को बाद में उन्होंने कह दिया कि इन्हीं को आप मानक सूत्र मान लें और इन्हीं को आप याद कर लें। तो आप ध्यान से इसको देखेंगे और याद करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहला फॉर्मूला है d/dx sin x। sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है, cos x होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद ध्यान दें, d/dx cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद d/dx tan x का अवकलन sec² x होता है। उसके बाद d/dx cot x, इसका अवकलन माइनस cosec² x होता है। उसके बाद d/dx sec x, इसका अवकलन sec x tan x होता है, sec x tan x। इसके बाद d/dx cosec x, cosec x का अवकलन माइनस cosec x cot x होता है। क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिए, ध्यान देना। sin x का अवकलन cos x याद रखना है, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन x के सापेक्ष sec² x, cot x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस cosec² x, sec x का x के सापेक्ष अवकलन sec x tan x, cosec x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस cosec x cot x। आप 2-4 बार इनको लिखेंगे तो 100% आपको याद हो जाएंगे। और आपने प्रथम सिद्धांत से ये सारे हल किए ही हैं, इसलिए आपको एक बार किसी चीज का डेरिवेटिव कर लेते हैं तो याद करने में ज्यादा समस्या नहीं रहती। उसके बाद देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक भी बता देता हूँ, याद करने का एक सिस्टम बता देता हूँ कि जो साधारण त्रिकोणमितीय फलन CO अंग्रेजी वर्णमाला से स्टार्ट हो रहे हैं, CO शब्द से स्टार्ट हो रहे हैं, CO अक्षरों से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके अवकलन में माइनस चिन्ह आया है आगे। देख लो आप गौर करके कि cos x में CO आया है, इसमें भी माइनस चिन्ह देख लो। उसके बाद cot x है, CO आया है सब, इसमें भी माइनस चिन्ह है। cosec x है, इसमें भी CO आया है, इसलिए इसके आगे भी माइनस चिन्ह है। आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद देखो, मैंने अभी आपको बात बताई कि अपन के पास 6 साधारण त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन याद करना है, जो मैं लिख चुका हूँ। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का अवकलन याद करना है, वो मैं लिख रहा हूँ। ध्यान दें, 7वें नंबर का फॉर्मूला d/dx sin इनवर्स x, इसका मतलब ये हो गया कि sin इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/√1 - x²। sin इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/√1 - x²। यहाँ ध्यान देने की बात है कि sin इनवर्स x का बहुत से स्टूडेंट क्या मान लेते हैं कि sin इनवर्स x का मतलब होता है 1/sin x। sin इनवर्स x का मतलब
1/sin x नहीं होता, नॉट इक्वल टू, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। sin इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x। तो 1/sin x का मतलब ये हो सकता है sin x की होल पावर -1 बराबर लिखा जा सकता है 1/sin x। इसका मतलब ये होता है, तो इन दोनों में आपको अंतर समझ लेना है। sin इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x, परंतु sin x की होल पावर -1 इसको लिखा जा सकता है 1/sin x। उसके बाद ध्यान दें, sin इनवर्स x का अवकलज भी आपने प्रथम सिद्धांत से पढ़ लिया, और आपको एक बार आपको तरीका आ जाए प्रथम सिद्धांत से, सबका तरीका एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी संक्षेप में बात कर चुका हूं, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि सर प्रथम सिद्धांत से भी आप बताओ, तो मैं अगले वीडियो में निश्चित रूप से प्रथम सिद्धांत से भी बताऊंगा। तो देखिए, sin इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन 1/1 -x² का अंडर रूट। इसी तरह से अगला d/dx cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 -x²। कहने का मतलब sin इनवर्स x के अवकलन और cos इनवर्स x के अवकलन में ज्यादा अंतर नहीं, केवल माइनस चिन्ह का अंतर है। ठीक है, sin इनवर्स x का अवकलन तो होता है 1/√1 -x², और cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 -x²। ठीक है, इसी तरह से अगला फॉर्मूला है d/dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 x²। उसके बाद अगला फॉर्मूला है d/dx cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का अवकलन होता है -1/1 x²। कहने का मतलब आपको ये बात पकड़ में आ गई होगी कि इनका इस तरह से एक जोड़ा मान लो, एक तरह से कि sin इनवर्स x का फॉर्मूला है वो भी वही cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, केवल माइनस चिन्ह का फर्क है। ऐसे ही tan इनवर्स x का फॉर्मूला है वो भी वही फॉर्मूला cot इनवर्स x का है, केवल माइनस चिन्ह का फर्क है। इस पे cot इनवर्स x के आगे माइनस चिन्ह आ गया, वही वाली बात कि CO शब्द से स्टार्ट हो रहा है, उसके सामने माइनस चिन्ह। ये तो साधारण त्रिकोणमिति फलनों की बात थी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों की बात है, तो ध्यान दें। ऐसे ही अगला फॉर्मूला है ये d/dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x, और sec इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x √x² -1। ध्यान दें, sec इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन ये होता है। उसके बाद cosec इनवर्स x का आपको पता ही लग गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि इनवर्स फलनों में एक तरह से ये जोड़ा है। sin इनवर्स x का फॉर्मूला है वो कि वही cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, केवल माइनस चिन्ह का फर्क है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला है वो कि वही फॉर्मूला cot इनवर्स x का फॉर्मूला है, केवल माइनस चिन्ह का फर्क है। sec इनवर्स x का फॉर्मूला है वो कि वही cosec इनवर्स x का फॉर्मूला है, केवल माइनस चिन्ह का फर्क है, तो -1/x √x² -1। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, और मैं ये आशा करता हूं कि आपने ये फॉर्मूले 11th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे, पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिए होंगे। तो देखिए, आपको 12 फॉर्मूले मैंने यहां लिख के बताए, 12 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, और इनको आपको एक बार लिख लेना है, लिख लेने के बाद इजी वे में याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये कहने का मतलब इन सब ये जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं ना, कि भाई sin x का cos x अवकलन कैसे आया, tan x का sec² x कैसे आया अवकलन, ये सब प्रथम सिद्धांत से ही आए हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे जैसे प्रथम सिद्धांत से रिजल्ट प्राप्त होते गए, बाद में उन्हीं को मानक सूत्र मान लिया गया, और उन्हीं को अब आज हम याद कर रहे हैं। तो ध्यान दें, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है d/dx e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन e की पावर x होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फलन है, अर्थात चरघातांकीय फलन है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। ऐसे ही एक चरघातांकीय फलन और है d/dx a की पावर x, और a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log बेस e a। ध्यान रखें, बेस e है, तो a की पावर x और e की पावर x दोनों ही चरघातांकीय फलन हैं, और दोनों चरघातांकीय फलनों के आपको सूत्र याद करने हैं। इनके रिजल्ट भी अपन को प्रथम सिद्धांत से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए,
अगला डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है। एक्स की पावर एन का अवकलन ये आया। और उसके बाद डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग का बेस ई है, ध्यान रखना लॉग का बेस ई है, तब इसका अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है। यदि बेस ई नहीं हो तो इसका अवकलन 1 अपॉन एक्स नहीं होगा, पहले उसको बेस ई में बदला जाएगा। मैं आगे एक नियम का अध्ययन करवाऊंगा, वहां ये बात क्लियर हो जाएगी। तो x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दें यहां d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडर रूट एक्स को लिखा जा सकता है x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 लिखते ही x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा और फॉर्मूला लगते ही फॉर्मूले में मान पुट कर दिया जाएगा, n के स्थान पर 1/2 लिख दिया जाएगा और लिखने पर ये रिजल्ट प्राप्त होगा 1/2x। लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला याद कर लें आप तो बहुत काम आएगा, आपकी थोड़ी सी स्पीड बनाएगा ये। तो ये भी आप याद कर लें, मानक सूत्र मान लें कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2x होता है। और ऐसे ही ध्यान दें, ऐसे ही फॉर्मूला जैसे बात करूं 18वां फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला भी बहुत काम आता है। हालांकि आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से करना है। जैसे सब प्रथम सिद्धांत से आए हैं, d 1 अपॉन एक्स का अवकलन आएगा x के सापेक्ष माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो टोटल मिला के ये 18 फॉर्मूले आपने पढ़े। ये 18 फॉर्मूले कहां से आए? प्रथम सिद्धांत से। अब ऐसा नहीं है कि प्रथम सिद्धांत केवल इन्हीं 18 फलनों का अवकलन करता हो, किसी भी फलन का अवकलन कर सकता है प्रथम सिद्धांत। लेकिन प्रथम सिद्धांत की प्रक्रिया जटिल है, समय भी ज्यादा लगता है, इसलिए जो मेन जो फलन थे उनके अपन ने मानक सूत्र में कन्वर्ट करके उनको याद कर लिया कि भाई इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। तो इसको आप नोट कर लें। और अब सबसे पहले ये तो साधारण इंट्रोडक्शन हुआ अवकलन का। अब अवकलन करने के साधारण नियमों का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें, अवकलन करने के साधारण नियमों में सबसे पहला नियम पढ़ेंगे। वो नियम इस प्रकार है, अवकलन करने के साधारण नियम में पहला नियम है, देखो ये बहुत काम के नियम है इसलिए आपको गौर से समझना है। अवकलन करने के साधारण नियमों में पहला नियम है कि किसी भी अचर का अवकलन यदि हम करें तो उसका अवकलन 0 आता है। तो देखिए, किसी भी अचर का अवकलन 0 होता है, किसी भी अचर का अवकलन 0 होता है। आपको ये बात याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ d अपॉन डी एक्स और k जहां एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है के कांस्टेंट का x के सापेक्ष अवकलन करना है या किसी के सापेक्ष अवकलन करना है, आंसर आएगा 0। याद रखना, अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 आता है, पहला नियम। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से d अपॉन डी एक्स और यहाँ लिख दिया 5 भी एक अचर राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटीज है, तो उस स्थिति में इसका भी अवकलन क्या होगा? 0। मैं समझता हूं नियम नंबर 1 सबका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नियम नंबर 2 की बात करें। एक चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन
एक चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन हमेशा एक होता है। एक होता है। एक चर राशि का उसी चर राशि एक चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन हमेशा एक होता है। एक चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन का मान एक आता है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से यानी कि d/dx x, तो ध्यान दें, देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, मतलब एक चर राशि का उसी चर राशि के, ये दोनों सेम है तो इसका अवकलन हमेशा एक आएगा, ध्यान रखना। जैसे d/d थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन हमेशा एक आएगा, एक आ गया। जैसे यानी कि d/d sin x, तो कहने का मतलब इसका अवकलन भी क्या आएगा, एक। तो ध्यान दें, एक चर का उसी चर के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो अवकलन हमेशा एक होता है, उसका अवकलन क्या होता है, एक। इन उदाहरणों से आपको क्लियर हो गया होगा। नियम नंबर 3 की बात करें, नियम नंबर 3 की बात करें, ध्यान रखना, एक अचर राशि और एक चर राशि का गुणनफल दिया गया है। एक अचर राशि और एक चर राशि का गुणनफल दिया गया हो। एक अचर राशि और एक चर राशि का गुणनफल दिया गया हो और इसका हमें अवकलन करना हो, तो इसका अवकलन करने के लिए अचर राशि को स्थिर रखा जाएगा, अचर राशि को एज इट इज रखा जाएगा और चर राशि का अवकलन कर दिया जाएगा। तो ध्यान दें, अचर राशि को स्थिर रखकर चर का अवकलन कर देते हैं। तो देखिए एक बार फिर सुने, इसको नोट कर लेना कि यदि एक अचर राशि और एक चर राशि दोनों गुणनफल में दिए गए हों तो अचर राशि को स्थिर रखकर चर का अवकलन कर दिया जाता है। तो ध्यान दें, इस तरह से जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से d/dx और यहां आ गया 2 sin x, इसका हमें अवकलन करना है। तो आपके समझ में आ रही होगी कि यहाँ 2 अचर है, sin x चर है, अचर और चर का गुणनफल दिया गया है। हमने कैसे पता लगाया कि गुणनफल है, क्योंकि हम जानते हैं जब दो फलनों के मध्य में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ अचर राशि 2 है तो 2 को स्थिर रखा, 2 को यहाँ स्थिर रखा और 2 के अलावा अपन के पास बच गया sin x और इसके बाद इसको सॉल्व किया तो 2 और ये अपन ने सूत्र याद किया ये कि sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, cos x। तो आपको ये नियम नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो देखिए तीनों नियमों को, किसी भी अचर का अवकलन 0 होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि एक चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन करें तो अवकलन करने पर 1 आता है, 1 वैल्यू आती है। नियम नंबर 3, एक अचर राशि और चर राशि का गुणनफल दिया गया हो तो अचर राशि को स्थिर रखकर चर राशि का अवकलन कर दिया जाता है। उसके बाद ध्यान दें, नियम नंबर 4 पे ध्यान देना है आपको। नियम नंबर 4 क्या है कि 2 या 2 से अधिक फलन योगफल और व्यवकलन के रूप में दिए गए हों, अर्थात 2 या 2 से अधिक फलन जिनके मध्य में प्लस अथवा माइनस अथवा दोनों ही चिन्ह अथवा कोई सा भी चिन्ह दिया गया हो प्लस माइनस चिन्हों में से, तो उनका अलग अलग अवकलन कर दिया जाता है। इस नियम को भी आपको लिख लेना है कि किस तरह से लिखना है। 2 या 2 से अधिक फलन जिनके मध्य में प्लस अथवा माइनस अथवा दोनों चिन्हों में से कोई से चिन्ह दिए गए हों तो उनका अलग अलग अवकलन कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं यहाँ लिख देता हूँ d/dx और माना कि 3 फलन ले लिए, एक फलन f(x) है, एक फलन g(x) है, एक फलन h(x) है। तो देखिए आपको पता है एक फलन 3 फलन आपको दिख रहे होंगे, एक फलन f(x), एक फलन g(x), एक फलन h(x) और इनके मध्य में प्लस माइनस के चिन्ह। तो सुविधा की दृष्टि से इनको क्या लिखा जा सकता है, अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है d/dx f(x)
डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एच ऑफ एक्स, इस तरह से अपन अवकलन कर सकते हैं। ये नियम भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये सुविधा है, इस तरह से अपन को लिखा जा सकता है। अगला नियम ध्यान दें, 5वें नंबर का नियम, और वेरी इंपॉर्टेंट नियम, बहुत काम आने वाला है, ध्यान देना है आपको। क्या देना है कि दो या दो से अधिक चर फलन, दो या दो से अधिक चर फलन गुणनफल में दिए गए हों। ध्यान रखें, नियम नंबर 3 में और नियम नंबर 5 में क्या अंतर है। नियम नंबर 3 में तो था कि अचर राशि और चर राशि का गुणनफल दिया गया हो, जबकि नियम नंबर 5 में है कि दोनों के दोनों दो या दो से अधिक राशि चर राशि, दो या दो से अधिक चर राशि गुणनफल में दी गई हो तो उनका अवकलन एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से करेंगे। आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए, ध्यान देना, यहाँ सूत्र है, जैसे मैं एग्जाम्पल की दृष्टि से उस सूत्र को लिख देता हूं। जैसे आपन ने लिख दिया u इंटू बी, उस सूत्र को u इंटू बी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें, u माने u एक चर फलन है, v भी एक चर फलन है, दोनों के दोनों चर फलन है और इनका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो नियम नंबर 5 लग जाएगा। ये सूत्र है, वो आपको याद रखना है। कौन सा सूत्र है कि दो या दो से अधिक चर फलन गुणनफल में दिए गए हों और उनका अवकलन करना हो, तो अवकलन करने के लिए यहाँ u इंटू बी वाले सूत्र को काम में लिया जाएगा। और किस तरह से लिया जाएगा, ध्यान देना। जैसे माना कि मैं u को प्रथम फलन मान लेता हूं और b को द्वितीय फलन मान लेता हूं। आपको यहाँ प्रथम और द्वितीय फलन किसी को ही मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ प्रथम और द्वितीय फलन का चयन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को ही प्रथम और द्वितीय फलन माना जा सकता है, ये स्वेच्छा पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, जबकि समाकलन में भी एक बात वहां बताऊंगा, समाकलन जब पढ़ाऊंगा, कि जब दो चर फलन गुणनफल में दिए गए हों और उनका समाकलन करना हो तो खंड से समाकलन विधि उपयोग में लाई जाएगी। लेकिन खंड से समाकलन विधि की सफलता प्रथम और द्वितीय फलन के चयन पर निर्भर करती है। तो ध्यान दें, यहाँ प्रथम और द्वितीय फलन का चयन करेंगे वहां तो समाकलन में, तो कि भाई ये वाला प्रथम फिक्स होगा वहां कि ये प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है। जबकि अवकलन में ऐसा नहीं है, किसी को प्रथम फलन माना जा सकता है, किसी को द्वितीय माना जा सकता है, आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, ये फॉर्मूला ध्यान दें, दो या दो से अधिक चर फलन गुणनफल में दिए गए हों और उनका अवकलन करना हो। माना दो चर फलन u और b है, दोनों चर फलन x के फलन है, तो इनका अवकलन करेंगे। प्रथम फलन एज इट इज, मतलब u एज इट इज, प्रथम फलन एज इट इज इंटू द्वितीय फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, ये प्लस द्वितीय फलन एज इट इज इंटू प्रथम फलन का अवकलन, इस तरह से लिख दिया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम में आता है। इसको दूसरे टाइप में भी लिखा जा सकता है, हिंदी में लिख सकते हैं। देखो, जैसे मैंने u को प्रथम फलन मान लिया और b को द्वितीय फलन मान लिया, तो सूत्र बन जाएगा प्रथम फलन एज इट इज, प्रथम फलन एज इट इज इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज प्लस द्वितीय फलन एज इट इज इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन। कहने का मतलब इस सूत्र को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक फलन को एज इट इज रखो, दूसरे का अवकलन कर दो, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। अब पहले जिसको एज इट इज रखा है उसको तो एज इट इज रखो मत, उसके अलावा जो बच रहा है उसको एज इट इज रखो, दूसरे का अवकलन कर दो। बहुत साधारण सी बात है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स, इसका हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो आपको यहाँ क्लियर पता लग जाना चाहिए कि जो फलन है वो ऊपर लिखा जाता है। जैसे एक्स साइन एक्स इसमें फलन है और किसके सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके माइंड में तुरंत विचार आ जाएगा कि भाई इसमें तो u इंटू बी वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों चर फलन है और गुणनफल के रूप में दिए गए हैं। क्योंकि x और sin x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसलिए गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो देखिए, प्रथम फलन एज इट इज इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन क्या है sin x, तो sin x लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज
इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ये प्रथम फलन का अवकलन हो गया। उसके बाद ध्यान दें x या sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x एज इट इज। और इसमें देखिए नियम नंबर 2 लग गया। साधारण नियमों में ये आपको एक चर राशि का उसी चर राशि के सापेक्ष अवकलन करें तो 1 आता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1, और sin x का बड़ा 1 से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस sin x। इस तरह से इसका अवकलन हो गया। अब माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर 3 चर फलन गुणनफल में दिए गए हो, ये तो 2 चर फलन वाले का आपने अवकलन करके बताया है। जैसे 3 चर फलनों की बात करें, जैसे आपको दे दिया d/dx x log x sin x कि सर इसका हमें अवकलन करना है, तो आप सोचेंगे कि 3 चर फलन है इसमें, एक तो x है, एक log x है और एक sin x है, कुल मिला के 3 चर फलन हो गए और तीनों के तीनों गुणनफल में दिए गए हों। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय फलन मान लें, तो देखो प्रथम फलन, देखो प्रथम और द्वितीय फलन में मतलब 3 फलन 2 फलनों में तोड़ देने हैं। कैसे तोड़ देने हैं, जैसे कि माना कि आपने x को प्रथम फलन माना है, तो ये बचा कुचा दोनों के दोनों द्वितीय फलन हो जाएंगे, तो ये इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। या फिर आप सोचें कि नहीं सर हम तो इनको मानेंगे प्रथम फलन, तो इनको मान सकते हैं, x log x को प्रथम फलन मान लिया तो sin x तो द्वितीय फलन हो गया। केवल यहाँ तो अगर 2 चर फलन गुणनफल में दिए गए हों और u इंटू v का फॉर्मूला लगाना हो तो यहाँ तो केवल एक बार फॉर्मूला लगेगा। 3 चर फलन दिए गए हों तो वहां 2 बार फॉर्मूला लग जाएगा, u इंटू v वाला फॉर्मूला। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद ध्यान दें, आगे की बात सुने। देखिए अगले नियम की बात करें, अगला नियम है यदि अंश बटे हर के रूप में कोई फलन दिया गया है, अंश बटे हर के रूप में आपको फलन दिया गया हो और उसका अवकलन करना हो, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है, ये नियम नंबर 6 हो जाएगा। तो देखिए d/dx और यहां लिख दिया अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। कहने का मतलब अंश बटे हर के रूप में आपको कोई फलन दिया गया है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए और इसका अवकलन करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा, ध्यान दें, हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, बटे हर का स्क्वायर। तो ध्यान दें, यदि कोई फलन अंश बटे हर के रूप में दिया गया हो और उसका अवकलन करना हो तो इसका फॉर्मूला होगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इसको दूसरे रूप में इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ध्यान दें, u बटे v फॉर्मूले के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। इसको u बटे v फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है d/dx u बटे v। आपको यहाँ कोई जरूरी नहीं कि देखो दोनों के दोनों चर फलन हो, यहाँ देखिए u बटे v वाले फॉर्मूले में आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों चर फलन हो। एक चर फलन हो सकता है, एक अचर फलन हो सकता है। आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों के दोनों अचर नहीं होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों अचर हो गए तो इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है, पहला नियम ही लग जाएगा कि अचर का अवकलन क्या होता है, 0। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले में इसको फिट कर दें क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ u और v x के फलन है। तो देखिए हर के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, v, हर एज इट इज इंटू अंश का अवकलन, तो अंश क्या है u। तो इस तरह से ये लिख दिया माइनस अंश, अंश के स्थान पर क्या लिखा जाएगा u और हर का अवकलन कर दिया जाएगा d/dx v और अपोन में क्या लिख दिया जाएगा, हर का स्क्वायर v स्क्वायर। तो ये आपके एक ही बात है, ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। जैसे मानक सूत्रों में मैंने एक फॉर्मूला आपको याद करने के लिए कहा था कि d/dx 1/x
1/x का अवकलज माइनस 1/x² होता है। आपको याद करने के लिए कहा था। तो देखिए इसको प्रथम सिद्धांत से भी किया था हमने। प्रथम सिद्धांत के अलावा यहाँ अंश बटे हर वाले फॉर्मूले का उपयोग भी किया जा सकता है। देखो करके बताते हैं। यहाँ अंश बटे हर के रूप में दिया गया है फलन, इसका अवकलन करना है तो स्वाभाविक बात है अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगेगा या u बटे v वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, यहाँ लिखेंगे, देखिए बटे में तो आएगा हर का स्क्वायर, हर है x तो x का स्क्वायर, यहाँ लिखा जाएगा हर एजिटेज इनटू अंश का अवकलन। तो अंश का अवकलन लिखेंगे तो d/dx अंश है 1 माइनस अंश एजिटेज एक एजिटेज इनटू हर का अवकलन, ये लिख दिया। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करें तो x के स्थान पर x और इसमें नियम नंबर 1 लग गया। नियम नंबर 1 क्या होता है कि अचर का अवकलन 0 होता है, क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट राशि का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस 1 के स्थान पर 1। इसमें नियम नंबर 2 लग गया कि एक चर राशि का उसी चर राशि के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया 1/x²। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो x का इंटू 0 से करते हैं तो 0, तो इसका मतलब -1/x²। और यही फॉर्मूला आपको याद करना है, मैंने पहले भी लिखा दिया है आपको। 1/x का अवकलज क्या होगा -1/x²। तो ये आपके साधारण नियम चल रहे हैं। उसके बाद ध्यान दें, नियम नंबर 7 की बात करें। नियम नंबर 7 की बात करें देखिए अगला नियम वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत अच्छा नियम है, उस पर आपको फोकस करना है। यदि किसी त्रिकोणमिति फलन का कोण डिग्री में दिया गया हो, यदि कोई त्रिकोणमिति फलन का कोण डिग्री में दिया गया हो और उसका हमें अवकलन करना हो, तो उसका हम सबसे पहले डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे, सबसे पहले उस डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, उसके बाद उसका अवकलन किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से पहले तो आपको डिग्री को रेडियन में बदलना आना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूं 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से गुणा कर देंगे। 30 डिग्री गुणा π/180, 30 से 6 बार कट गया, इसका मतलब π/6। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। देखो एक बार नियम नंबर 7 को देखें, गौर से सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी त्रिकोणमिति फलन का कोण डिग्री में दिया गया हो और उसका अवकलन करना हो, तो अवकलन करने से पहले डिग्री को रेडियन में बदला जाएगा और जैसे ही डिग्री रेडियन में बदल जाएगी उसके बाद अवकलन करेंगे। ये नियम है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे d/dx sin x डिग्री, ठीक है, इसका हमें अवकलन करना है। तो आपको ध्यान दें, देखिए पहली बात तो यहाँ स्टूडेंट गलती ये करता है कि sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है। ये तो बहुत सीधा सवाल है और तुरंत कर देते हैं। तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इस डिग्री को भूल जाते हैं, तो इस पर आपको विशेष याद रखना है कि अगर आपको कोण डिग्री में दिया गया हो और उसका अवकलन करना हो तो डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तो उसके बाद अवकलन करेंगे। तो देखो d/dx sin x डिग्री को अपन रेडियन में बदलें तो π/180 से गुणा कर दिया, ये आ गया। अब ध्यान दें, ये बात यहां तक तो ये हो गई कि डिग्री को रेडियन में बदल दिया। उसके बाद अवकलन करेंगे। अब अवकलन करने में भी समस्या आ रही है। क्या आ रही है कि sin x/180, sin x/180 का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो अपन को फॉर्मूला मतलब इसका अवकलन तो करना ही। तो देखिए अवकलन करने के लिए यदि ध्यान देना x/180 को मन में x मान लें तो ये sin x बन जाता है। और sin x का अवकलन तो अपन जानते हैं, sin x का अवकलन cos x होता है। तो देखिए जो अब इसकी ओवरऑल बात यह है कि अगर
किसी का अवकलन करने में समस्या आती है, कोई समस्या क्रिएट कर रहा है, तो समस्या को मन में x मान लें। तो देखो x पाई बटे 180 को मन में x मान लिया तो ये sin x बन गया, और sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है। तो देखिए ये अब ये प्रतीक हट जाएगा क्योंकि अवकलन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ध्यान देना sin x का हो जाएगा cos, अब x के स्थान पर जो माना है उसको लिखेंगे x पाई बटे 180। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ sin x का अवकलन किया है, अभी x पाई बटे 180 का अवकलन नहीं किया है, क्योंकि देखिए ये फलन के फलन का अवकलज है। तो देखिए फलन के फलन का अवकलज पहले sin x का करना है, फिर इनटू का निशान लगाना है, फिर x पाई बटे 180 का करना है। तो sin x का तो हो गया, अभी बकाया किसका है x पाई बटे 180 का। तो x पाई बटे 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बटे 180 इंटू x, और इसका हम अवकलन करें तो ये तो अचर है और ये क्या है चर। तो अचर इंटू चर मतलब अचर और चर का गुणनफल दिया गया हो तो अचर को स्थिर रखकर चर का अवकलन कर दिया जाता है। तो इंटू अचर तो है पाई बटे 180, इसको स्थिर रखा और चर का अवकलन कर दिया जाएगा, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करें, cos x पाई बटे 180 डिग्री इंटू पाई बटे 180, और इसका अवकलन 1 होता है, नियम नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए इसको मैं आगे लिख सकता हूं पाई बटे 180 cos x पाई बटे 180 डिग्री। उसके बाद इसको चाहे तो डिग्री में बदल सकते हैं, पाई बटे 180 डिग्री cos इसके स्थान पर लिखा जा सकता है x डिग्री। x डिग्री का मतलब x पाई बटे 180 होता है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन ये हो गया। आप इसी तरह से cos x डिग्री का कर सकते हैं अवकलन, tan x डिग्री का अवकलन कर सकते हैं, cot x डिग्री का कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फलन का अवकलन कर सकते हैं। एक बार पुनः समझ लें और ध्यान दें, नियम नंबर 7 क्या है, यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन का कोण डिग्री में दिया गया हो तो डिग्री में दिया गया हो तो डिग्री को अपन रेडियन में बदलेंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे, जैसा कि आपको मैंने इस क्वेश्चन में करके बताया। अब देखिए अगला नियम ध्यान दें, अगला नियम है यदि लॉग का बेस ई के अलावा कोई और बेस दिया गया हो, ध्यान दें, और उसका हमें अवकलन करना हो, जैसे ध्यान देना d अपॉन डी एक्स लॉग बेस ए एक्स, यहां इसका अवकलन करना है। तो ध्यान दें यहां ज्यादातर लड़के गलती करते हैं, ध्यान देना लॉग बेस ए एक्स का अवकलन करना है। स्टूडेंट ए पर तो ध्यान देता नहीं और डायरेक्ट आप समझ जाते हैं लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, क्योंकि आपको मैंने अभी याद करवाया है। तो इस पर आप विशेष फोकस करेंगे कि लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स तभी होता है जब उसका बेस ए हो। तो ध्यान दें स्टूडेंट कि यहाँ बेस ए दिया गया है, ई नहीं दिया गया है। तो देखिए इसका हम डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको बेस ई में बदला जाएगा, उसके बाद अवकलन करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ बेस ई में बदलना आना चाहिए। तो देखो बेस ई में बदलना मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दें, जैसे लॉग बेस ए एक्स, इसको लॉग बेस ई में बदलना है। तो इसको आप ट्रिक्स एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं, उससे आप समझ ले, भूलेंगे नहीं। तो देखिए इसको इस तरह से तो लिखना है लॉग बेस ई बटे लॉग बेस ई, ऊपर नीचे ऐसे लिखना ही है सब में। ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली के साथ लिख दो, नीचे वाली संख्या नीचे वाली के साथ लिख दो, ये बदल गया लॉग बेस ई में। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से ध्यान दें, यदि दूसरा एग्जाम्पल लूं मैं लॉग बेस बी एक्स, ठीक है, इसको आपको बेस ई में बदलना है। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया, लॉग बेस ई बटे लॉग बेस ई लिख लिया। उसके बाद ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली संख्या नीचे वाले के साथ। मेरे हिसाब से समझ में आगे होगी आपको कि लॉग बेस ई में कैसे बदला जाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, लॉग बी सी, तो देखिए लॉग ई बटे लॉग ई, ये तो लिख ही लिया। उसके बाद ऊपर वाली संख्या क्या है सी और नीचे वाली संख्या क्या है बी। तो इस तरह से ये बदलने में आ गया।
तो यहाँ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए एक बार पुणे में नियम नंबर 8 की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। यदि लॉग का बेस ई के अलावा कोई और बेस दिया गया हो और उसका अवकलन करना हो तो पहले बेस ई में बदला जाएगा, उसके बाद उसका अवकलन किया जाएगा। और बेस ई में बदलने के मैंने आपको 2-3 बात बताई है, ये तो ध्यान देना भैया। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे देखो ये तो अपन के बात समझ में आ गई, ध्यान दें। ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि अंश को हर में ले जाना चाहते हो या हर को अंश में ले जाना चाहते हो तो ले जाया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बेस है वो संख्या बन जाएगी और संख्या है वो बेस बन जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जैसे अपन इसकी कैलकुलेशन और आगे करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए जैसे मैं इसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूं नीचे वाली संख्या को, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ई तो ए के पास चला जाएगा और ए ई के पास चला जाएगा और जो अपॉन का निशान है वो गुणा में बदल जाएगा। ध्यान दें, देखिए ये बात तो आपके समझ में आई गई। उसके बाद एक और लॉग की प्रॉपर्टी वो आपको याद रखनी है कि जैसे किसी को नीचे से ऊपर ले जाए या ऊपर से नीचे ले जाए तो कहने का मतलब संख्या बेस आज बन जाती है और बेस है वो संख्या बन जाती है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए लॉग बेस ए एक्स बराबर, इसको एजिटिव लिख दिया लॉग बेस ई एक्स, इसको बटे को गुणा में बदल दिया लॉग। और बताओ यहाँ क्या परिवर्तन होगा, ई के स्थान पर ए आ जाएगा और ए के स्थान पर ई आ जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा यहाँ ई हो जाएगा। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो देखिए अब बेस ई में बदलना आ गया होगा आपको। एक बार पुनः समझें, नियम नंबर 8 में क्या बात बताई, यदि लॉग का बेस ई के अलावा कोई और बेस दिया गया हो तो सबसे पहले लॉग बेस ई में बदला जाता है। लॉग बेस ई में बदलना मैंने आपको बता दिया और बदलने के बाद उसका अवकलन किया जाएगा। जैसे देखिए d/dx, क्वेश्चन पर पहुंच रहा हूं, d/dx और लॉग बेस ए एक्स के स्थान पर या तो इसको लिखा जा सकता है या इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको लिखे अपन लॉग बेस ई एक्स इंटू लॉग बेस ए ई। अब देखिए इसमें नियम नंबर 3 लग गया। कैसे लग गया, ये तो चर राशि है एक्स की वजह से, ध्यान दें, और ये अचर राशि है, ये ई की वजह से अचर राशि है। आप जानते हो ई एक्सपोनेंशियल फलन है और एक्सपोनेंशियल फलन का सीमा में आपने प्रसार पढ़ा है। जैसे ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। और देखिए जब x के स्थान पर इसमें 1 रख देते हैं तो e की पावर 1, इसका मतलब e का मान आ जाता है समथिंग 2.71, इसलिए ये कांस्टेंट राशि है, ध्यान रखें। तो चर और अचर का गुणनफल हो गया, चर और अचर का गुणनफल हो गया तो अचर को स्थिर रखकर चर का क्या कर देते हैं, अवकलन। तो अचर को स्थिर रखो, लॉग बेस ए ई को स्थिर रख दिया और इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन तो डायरेक्ट अपन जानते ही कि log x का अवकलन 1/x होता है। जब बेस ई हो तो बेस ई तो है इसका, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/x और ये इसका ये आंसर है। नेक्स्ट नियमों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।